हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर आपके सामने हूँ, आमीन गौरी। और अपने जो पीछे टॉपिक चल रहे थे उन टॉपिकों को आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था पहले, पॉलीमर वाला, बहुलक। पॉलीमर बहुलक वाला हमने स्टार्ट किया था। और इस बहुलक वाले में हमने दो पार्ट कर दिए अब तक, कि पॉलीमर फर्स्ट और पॉलीमर सेकंड। जो विद्यार्थी पॉलीमर, अब चलेगा थर्ड। अब क्या होगा? पॉलीमर भाग 3। और पॉलीमर भाग 3 जो है, इस भाग 3 को देखने वाले बच्चे वो पहले पॉलीमर भाग फर्स्ट और सेकंड को जरूर देखें, उसके बाद भाग 3 देखें। नहीं तो भाग 3 देखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए थोड़ा सा बता दूं मैं पहले आपको कि पॉलीमर पार्ट फर्स्ट और पॉलीमर पार्ट फर्स्ट में हमने बहुलक है क्या, पॉलीमर क्या है, मीनिंग, एंड बहुलक का क्लासिफिकेशन, यानी पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, बहुलक का वर्गीकरण, ये हमने पार्ट फर्स्ट में किया था। जिसमें बांटने का हमने अलग अलग 6 आधार, 6 बेसिस पे हमने पॉलीमर को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया था। वो हमने भाग फर्स्ट में किया था। और भाग सेकंड जो है, उस भाग सेकंड में हमने, यानी एक तो नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़, और एक हमने किया है सिंथेटिक रबड़, यानी संश्लेषित रबड़। ये दो हमने पढ़े भाग सेकंड में। इसके अलावा फिर हमने स्टार्ट किए पॉलीमर के एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने पॉलीथीन, पीवीसी, पीएन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, प्राकृतिक रबड़, संश्लेषित रबड़, ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रीन रबड़, यहाँ तक हमने इनकी एकल इकाइयाँ और इनकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से इकाइयाँ जुड़कर इन पॉलीमर यानी यूनिट के जुड़ने से पॉलीमर का निर्माण होता है, वो हमने पार्ट सेकंड में देखा था यहाँ तक। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थर्ड, पॉलीमर का पार्ट 3। और पार्ट 3 में 2-4 मेन पॉलीमर और उनकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद जैव निम्नीकृत, अजैव निम्नीकृत पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, वो वाले हमने इसमें करेंगे सेकंड, ये पार्ट थर्ड में। और इसके बाद फिर अणुभार और लास्ट में टेबल बनाएंगे सभी पॉलीमर्स की यूनिट यानी मोनोमर की टेबल बनाएंगे, कौन कौन से बहुलक की मोनोमर या एकल की इकाइयाँ कौन कौन सी है, वो इस पार्ट थर्ड में करेंगे। तो हम चलो लेट स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। बाकी अपने बीच में हमें कुछ, अभी बीच में स्टार्टिंग से पहले कुछ टाइम खराब नहीं करना। जैसे और वीडियो देखता हूँ कई बार, उसमें करते रहते हैं, आ जाओ ऑनलाइन, आ जाओ, प्रणाम नमस्कार, डिकड़ाराम नमस्कार, नमस्कार करते रहते हैं आधे घंटे। उसके बाद 10 मिनट पढ़ाते हैं, उसके बाद वीडियो ऑफ। तो अपने पहले पढ़ाई की बात करेंगे, उसके बाद कोई जो आपको न्यूज़ देनी हो बाद में बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर पार्ट थर्ड। तो आप इसमें टॉपिक लिख लो पॉलीमर, जहाँ तक आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद लिखो पार्ट थर्ड में आगे इसको कंटिन्यू रखो, पॉलीमर भाग 3, पॉलीमर पार्ट 3, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में एक तो सबसे पहले कि नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो एग्जाम्पल हमारे चल रहे थे, उस एग्जाम्पल को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके बाद आगे कॉपी में लिखो आप नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, मतलब नाइलॉन 66 का निर्माण जो होगा, तब उस अवस्था में दोनों जुड़ने वाली मोनोमर या एकल इकाइयों में कार्बन की संख्या कितनी होगी? 6 और 6। अब देखो इसकी यूनिट है, उसका नाम याद रखना। एक तो एकलक इकाइयां, मोनोमर, मोनोमर, एकलक इकाइयों का नाम मोनोमर। और मोनोमर का नाम याद रखोगे ना, उस अवस्था में आपको याद रखना, एक तो क्या नाम है? हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन। इसको इंग्लिश में लिखोगे तब भी ऐसे लिखेंगे, हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन, प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल। इंग्लिश में नाम इसका लिखेंगे एडिपिक एसिड या एडिपिक अम्ल, एडिपिक एसिड। दोनों के जुड़ने से ये इकाइयां एक लंबी श्रृंखला में एकांतर अल्टरनेट जुड़ती चली जाएगी। जुड़ने से क्या बनेगा? नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 का निर्माण हो जाएगा। अब देखो दोनों यूनिट जब जुड़ रही है, और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आया था और बहुत बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता, नाइलॉन 66 की एकल इकाइयों के नाम बताइए।
तो नाम याद करने आपको, एक तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक एडिपिक एसिड नाइलॉन 6,6 का निर्माण होता है इन दोनों से। अब देखो इनको जोड़े कैसे, जोड़ने के बाद नाइलॉन 66 की स्ट्रक्चर संरचना आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ना तो उस क्वेश्चन में लिख दिए 4 ऑप्शन लिख दिए और वो इसमें लिख दिया कि इसमें कौन सा गलत है, और वहाँ नाइलॉन 66 की संरचना में एक ओ ज़्यादा लगा दिया और वैसे देखने पता नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और एक वहाँ लिख दिया PMMA पॉलीमेथिल मेथिलक्रेट एक्रिलेट, तो वो लिख दिया। और अधिकतर बच्चों ने PMMA को पढ़ा नहीं, तो अधिकतर टिक PMMA की संरचना को कर दिया, लेकिन वास्तव में नाइलॉन 66 गलत था, वहाँ उसकी स्ट्रक्चर गलत थी। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी आपको आनी चाहिए। अब देखो स्ट्रक्चर में एक तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सा मीन्स क्या होता है 6 यानी 6, यानी 6 तो मेथिलीन डाइएमीन। अब देखो मेथिलीन का फॉर्मूला लिखे ना, कैसे लिखोगे, अब ये क्या है CH4, इसको क्या बोलते हैं मीथेन, और अगर यहाँ से एक H कम कर दें CH3, इसका नाम मेथिल यानी मिथाइल बोलते हैं इंग्लिश में, और अगर एक H और कम कर दें तो CH2, इसको बोलते हैं मिथाइलिन यानी मेथिलीन, हिंदी में बोले तो मेथिलीन। इसका मतलब मेथिलीन में CH2 कितने होंगे, ऐसे लिखा ना, हेक्सा मतलब 6 मेथिलीन 6। एमीन के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं ऐसे NH2 एमीन, डाई मतलब 2 तो 2 एमीन NH2 ऐसे। ये फॉर्मूला किसका है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का सूत्र हो गया, तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस दूसरा क्या है एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड जो है ना ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे 6 यानी कार्बन की संख्या 6। अच्छा में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 2 तो COOH समूह जुड़े रहेंगे, बाकी बच गए 4 कार्बन, तो 4 जोड़ देंगे मेथिलीन वाले समूह यानी CH2। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसे बनाओगे यूं, CH2 कितने हैं 4 और इधर COOH, इधर भी COOH। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एडिपिक एसिड का, ये एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल। और इन दोनों के जुड़ने से, अब देखो पीछे हमने किया है संघनन बहुलक में, क्या किया हमने कि संघनन बहुलक में कि जुड़ने वाली इकाइयां जब आपस में जुड़ेगी तो साथ में छोटे अणु बाहर निकलते चले जाएंगे, और वहाँ पर हमने नाइलॉन 66 को संघनन यानी कंडेंसन पॉलीमर में रखा है, क्योंकि वहाँ पर जब इकाइयां जुड़ेगी इनके बीच में जल का अणु बाहर निकलता चला जाएगा। अब देखो इसको अगर मैं निकालूँ ना तो इसको अगर ऐसे लिख दूँ, NH2 को अगर लिखना तो ऐसे लिख दूँ इसको NH2 को कि 2 H है, दोनों को अलग लिख दिया मैंने ऐसे NH2 है ना, और यहाँ से क्या हो एक H और यहाँ से क्या है एक OH H2O। अब देखो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, फिर एडिपिक एसिड, ऐसे अल्टरनेट जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ेंगे तो ऐसे n संख्या में जुड़ जाएंगे। कितने, ये n संख्या में जुड़ेंगे सारे, और n संख्या में जुड़ेंगे तो जल के अणु भी कितने निकलेंगे, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी n संख्या में बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलेंगे तो अब इनको जोड़ दे, वापस जोड़ेंगे तो इधर देखो NH2 है ना, तो NH बच गया क्योंकि इधर भी जुड़ेगा एडिपिक एसिड, तो वहाँ से जल का मॉलिक्यूल निकलेगा तो NH बचेगा। फिर इधर CH2 कितने हैं 6, उसके बाद NH, फिर यहाँ पर अगला देखो बॉन्ड, बॉन्ड में क्या है OH और H2 निकल गया, NH के बाद क्या सीधा CO आ गया, तो यहाँ CO, फिर इसके बाद CH2 कितने हैं 4, फिर इधर C डबल बॉन्ड O, फिर इधर भी OH निकल जाएगा तो हट गया यूं इस तरह से, और इकाइयां जुड़ती चली जाए, कितनी संख्या में जुड़े हैं ऐसे n संख्या में जुड़ गई इकाई। और वहां एग्जाम में क्वेश्चन आया ना ये स्ट्रक्चर थी, फिर इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक O और लगा दिया, COO कर दिया, तो यहाँ O नहीं आएगा सिर्फ CO आएगा। इसका मतलब अब ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये बन गया नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। और नाइलॉन 66 जो है ना ये बना हुआ, अब देखो इसमें कौन सा बंद है, अब देखो ये बंद कौन सा है NHCO, और CONH2 बंद को क्या बोलते हैं एमाइड बंद। इसका मतलब नाइलॉन 6 जो है ना वो क्या एक पॉली एमाइड है, क्या ये पॉली एमाइड,
याद रखना ये। ऐसे बहुत सारे एमाइड बंध बनते चले जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बंध जिसके अंदर क्या है CONH, और ये ग्रुप कौन सा होता है CONH2 ग्रुप, एमिडो ग्रुप बोलते हैं इसको। तो वहाँ आगे जुड़ता चला गया, H निकल गया, तो ये एमाइड वाला ग्रुप जुड़ गया, इसको बोलते हैं पॉली एमाइड। ऐसे बहुत सारे एमाइड वाले ग्रुप जुड़ते चले जाए तो पॉली एमाइड का निर्माण हो जाएगा। तो ये किसका निर्माण होगा, नाइलॉन 66 यानी नाइलॉन 66 का निर्माण। तो याद क्या रखना है कि नाइलॉन 66 में एक अलग इकाई का नाम, 2 इकाई है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के जुड़ने से बनती है। फिर जुड़ेगी तो जल के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, पॉलीएमाइड वाला बनेगा फॉर्मूला। और ये स्ट्रक्चर याद रखनी है, दोनों इकाइयों के याद रखने फॉर्मूले आपको। ये नाइलॉन 66 और ये क्या नाइलॉन एक रेशा है जिसका उपयोग हम अलग से करेंगे, टेबल बनाएंगे, सबके उपयोग टेबल में लिखेंगे, अलग से समराइज करेंगे लास्ट में, तब अलग से करेंगे। एक तो आपको नाइलॉन 66 सभी जल्दी से लिख लो, या इसका आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लिख लिया ये। उसके बाद देखो नाइलॉन 66 के बाद अगला पॉइंट नाइलॉन 610। क्या है, नाइलॉन 610। और 610 मतलब नाइलॉन 610 में एक इकाई में तो 6 कार्बन, दूसरे में क्या होंगे 10 कार्बन जुड़ेंगे। अब देखो 6 वाले में तो इकाइयां याद रखें, तो इकाई याद रखोगे तो सेम वही हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तो रहेगा। अब यहाँ 6 कार्बन का एडिपिक एसिड था पहले तो नाइलॉन 66 में, लेकिन यहाँ नाइलॉन 610 है, 10 कार्बन का बनाई, और 10 का बनाओगे तो ये एडिपिक एसिड नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सब्सिसिक एसिड, सब्सिसिक एसिड, सब्सिसिक अम्ल। ये जुड़ने से क्या बनेंगे, ये नाइलॉन 610 का निर्माण हो जाएगा। तो मतलब नाइलॉन 610 में एक तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एक क्या सब्सिसिक एसिड के जुड़ने से क्या बनता है, नाइलॉन 610 का निर्माण होता है। अब देखो अगर इसकी संरचना बढ़ाई हम, संरचना में इस प्रकार से, ये तो है ही क्या, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन सेम, ये इधर क्या है एडिपिक एसिड जो है ना उसमें 6 कार्बन थे, यहाँ कितने करने हमें 10 कार्बन करने हैं। 10 करोगे तो यहाँ 4 जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 और CO सेम, तो 8 और 2 10। ये क्या है, ये सब्सिसिक एसिड, सब्सिसिक अम्ल। इसके जुड़ने से क्या बनेगा, फिर ये बनेगा नाइलॉन 610। संरचना सेम यही, इसी तरह से जल के मॉलिक्यूल निकलते चले जाएंगे। जहाँ CS2 4 किया था हमने, यहाँ वहाँ CS2 क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, बस यहाँ 8 करना है। इस तरह से 8 करते ही किसकी स्ट्रक्चर होगी, ये नाइलॉन 610 की होगी, ये नाइलॉन 610 हो गया। इसका मतलब नाइलॉन 610 में सेम नाइलॉन 66 की तरह ही है। वहाँ तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल था, यहाँ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तो है ही, वहाँ यहाँ पर क्या एडिपिक अम्ल के स्थान पर क्या आ गया, सब्सिसिक अम्ल आ गया, नाइलॉन 610 का निर्माण हो गया। तो नाइलॉन 6 ये भी क्या है कि पॉलीएमाइड है, जिसमें एमिडो वाला ग्रुप है, तो ये भी एक पॉलीएमाइड है नाइलॉन 610। उसके बाद नाइलॉन का तीसरा प्रकार, ये हटा दें, अब 6 हटा दें, क्या कर दें, सिर्फ 6 कर दें, नाइलॉन 6। इस तरह से नाइलॉन 6 का निर्माण करें, तीसरा आज के टॉपिक का तीसरा पार्ट। और नाइलॉन 6 करोगे ना तो नाइलॉन 6 का मतलब 6 कार्बन, और 6 कार्बन मतलब इकाई कितनी होगी, 1 यूनिट जुड़ती चली जाए लंबी श्रृंखला में। इसका मतलब नाइलॉन 6 में एकल इकाई एक ही प्रकार की होती है, इसलिए ये समबहुलक की तरह काम करता है। अब इकाई निकाले ना तो एकल इकाई का नाम, एकल इकाई मोनोमर यूनिट, और मोनोमर यूनिट में किसका नाम आएगा, केप्रोलेक्टम। ये ध्यान रखना है, क्या नाम है, केप्रोलेक्टम। तो केप्रोलेक्टम के जुड़ने से किसका निर्माण होता है, नाइलॉन 6 का निर्माण केप्रोलेक्टम। और केप्रोलेक्टम में 6 कार्बन है देखो, और 6 कार्बन जोड़ोगे ना इस तरह से C डबल बॉन्ड O, और इसमें CH2 कितने हो गए, 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, और लास्ट में क्या है एक NH। ये इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और एक NH। इसको बोलते हैं केप्रोलेक्टम। अगर इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कई बार आपको यूं लिखा मिलेगा ऐसे NH, बाकी ऐसे इस तरह से यूं,
1 2 3 4 5 और 1 6 3 ऐसे। इसका मतलब जहां कोण है वहां पर क्या CH2 ग्रुप है इस तरह से। तो केप्रोलेक्टम की इकाइयां जुड़ती चली जाए और जुड़ने से किसका निर्माण होगा? नाइलॉन 6 का निर्माण। अब नाइलॉन 6 की हम संरचना बनाएंगे ना, स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाए? अब स्ट्रक्चर में केप्रोलेक्टम है, इस इकाई को तोड़कर हम इस प्रकार से लंबी श्रृंखला बना दें, बस और कुछ नहीं करना। ये केप्रोलेक्टम है ही, केप्रोलेक्टम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 लास्ट में NH, ये केप्रोलेक्टम है और ये N संख्या में जुड़ती चली जाए। अब देखना ध्यान रखना, नाइलॉन 6 जो है ना ये संघनन बहुलक नहीं है, योगात्मक बहुलक है। और योगात्मक में इस तरह से बना देंगे ऐसे, C डबल बॉन्ड O इधर, फिर यहाँ CH2 कितने हो गए 5, इधर क्या हो गया NH। ये इकाई जुड़ती चली जाए ऐसे। बॉन्ड तोड़ दिया यहाँ से हमने, इसको तोड़ दिया, टूटने से ये क्या बन गया? नाइलॉन 6 का निर्माण, नाइलॉन 6 का निर्माण हो गया। ये भी क्या है एक प्रकार से। अब देखो आगे वाली इकाई जुड़ेगी ना तो CO जुड़ेगा, इधर CO जुड़ेगा तो CONH बन, यानी ये भी क्या एक पॉलीएमाइड है। तो नाइलॉन 6 भी क्या है? नाइलॉन 6 6 और 6 10 की तरह एक पॉलीएमाइड है। तो तीनों नाइलॉन जो है ना पॉलीएमाइड है, नाइलॉन 6 फिर नाइलॉन 6 6 फिर नाइलॉन 6 10, 3 नाइलॉन है ये। तो नाइलॉन के तीनों के आपको इकाइयों के नाम याद रखने हैं और तीनों की हमें संरचना याद रखनी है। ये तो है नाइलॉन के बारे में। उसके बाद नाइलॉन के बाद अगला पॉइंट लिखो और इसमें लिखो टेरिलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, मिटा दूं ये भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से लिख लिया होगा अब तक तो आपने। इसके बाद अगला है टेरिलिन, जिसको बोलते हैं डेक्रोन। क्या बोलेंगे इसको? बोलते टेरिलिन। इसको कहते हैं डेक्रोन, दोनों एक ही है, टेरिलिन या डेक्रोन। और टेरिलिन या डेक्रोन ये किस से मिलने से बनता है? इसकी मोनोमर यूनिट का नाम, एकलक इकाइयों के नाम। और एकलक में एक का नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल, एक तो ये, प्लस दूसरा क्या है इसमें? सेकंड टरथेलिकमल, टरथेलिकमल। और इन दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा? एथिलीन ग्लाइकोल। और टरथेलिकमल के जुड़ने से क्या बनेगा? ये टेरिलिन, जिसको डेक्रोन का निर्माण होता है। इसका मतलब टेरिलिन या डेक्रोन की मोनोमर यानी एकल इकाई का नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिकमल के जुड़ने से क्या बनती है? टेरिलिन या डेक्रोन का निर्माण होता है। अब देखो एथिलीन ग्लाइकोल है क्या? अब देखो इसकी संरचना बनाए ना, तो एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन का मतलब CH2, फिर यहाँ डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा तब एथिलीन बनेंगे। अब देखो ग्लाइकोल ओल, और ओल आते ही OH समूह, तो दो यहाँ जोड़ दे पाई बंद, दोनों तरफ क्या है OH लगा देंगे, ये एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। प्लस दूसरा क्या है? टरथेलिक एसिड। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो है साइक्लोहेक्सेन। अगर यहाँ पाइबंद लगा दें 3, ऐसे राउंड लगा दिया हमने, ये बन गया बेंजीन। क्या ये? बेंजीन। अगर यहाँ पर एक लगा दें COH, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, ये बेंजोइक अम्ल हो गया। अगर एक COH यहाँ और लगा दूं मैं, ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल यानी बिल्कुल पास पास है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, थैलिक अम्ल। और अगर इसको यहां से मैं टरका दूं, इसको भगा दिया, यहां से भगा के इसको यहां से हटा दूं और इसको कह दे यहां से टरका दिया, यहां से हटा दिया, भगा दिया, और इसको क्या है बिल्कुल सामने जोड़ दिया, यूं इस तरह से, इसको बोलते टरथेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? टर या टरका दिया, टरथेलिक अम्ल। और ये टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल जुड़ जाए। अब यूं लिख दूं टरथेलिक एसिड को COOH, फिर या बेंजीन वाला या रिंग है, फिर COOH,
फिर आगे इकाइयाँ जुड़ती चली जाए, आगे वापस एथिलीन ग्लाइकोल, फिर वापस टरथैलीकमल, ऐसे जुड़ती चली जाए। ये टरथैलीकमल है, टरथैलीकमल, और इनके जुड़ने से अब किसका निर्माण होगा? इनके जुड़ने से, इनके जुड़ने से किसका निर्माण होगा? यानी टेरिलिन या डेक्रोन का यहाँ निर्माण हो जाएगा। और टेरिलिन या डेक्रोन जो है, अब जुड़ो, देखो कैसे जोड़ेंगे इसको, जोड़ने का तरीका क्या है? कोई बीच में मिस कॉल आ गया तो कोई रिकॉर्ड ही रुक ना गई हो। चल रही है कंप्यूटर जी? हाँ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों को जोड़े और जोड़ने के बाद ऐसे नाइलॉन 6 की तरह यहाँ जल के बहुत सारे अणु निकलते चले जाएंगे, NH2O बार, और यहाँ से वापस क्या निकालना है? वही H2O। इधर भी निकलते चले जाएंगे, इधर भी जुड़ेंगे तो जल के अणु बाहर निकलते चले जाएंगे। बाकी जो है ना उनको आपस में क्या है, हम जोड़ते चले जाएंगे। अब जोड़ोगे ना, कैसे जोड़ोगे? वापस वैसे पहले वाले की तरह ही, O इधर से ऐसे निकल जाएगा, फिर CH2, फिर CH2, फिर O, उसके बाद इधर से OH निकलेगा, सीधा क्या आ गया? कार्बन, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद बेंजीन वाली रिंग, उसके बाद COOH, इधर से OH निकल गया तो हट गया ये, और ये इकाइयाँ ऐसे जुड़ती चली जाए N संख्या में। ये क्या बन गई? टेरिलिन। क्या बन गया ये टेरिलिन, ऐसे क्या बोलते हैं इसको? डेक्रोन कहा जाता है। ये टेरिलिन या डेक्रोन का निर्माण हो गया, ये टेरिलिन या डेक्रोन कहलाता है। तो टेरिलिन या डेक्रोन किसके मिलने से बनेगा? इसकी इकाई जो है उस इकाई की संरचना याद रखनी है और एक अलग इकाइयों के नाम याद रखने हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलीकमल के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? टेरिलिन या डेक्रोन का निर्माण। तो ये संरचना आपको याद रखनी है। कर सकते हो गया आप लिखा? इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फटाफट उतार लो या पॉज करके उतार लेना। आप मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा दूं ना। अब देखो इसके बाद तीसरा बहुलक, और तीसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने इसको बार बार अंडरलाइन किया था क्लासिफिकेशन के अंदर भी, और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे। निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, उदाहरण में आता, तब उसमें किसका नाम बताओ? किसका नाम आता है? एक तो आता है किसका? बेकेलाइट। हाँ, एक तो बेकेलाइट और एक आता है मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों के नाम आते हैं। अब देखो बेकेलाइट किससे मिलने से बनता है? बेकेलाइट अब पहले वही मोनोमर या एकलक इकाई का नाम, मोनोमर या एकलक इकाई का नाम किससे मिलने से बनेगा? हाँ बताओ। हाँ सही है। एक तो किसका? फिनोल, प्लस दूसरा क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? बेकेलाइट का निर्माण। बेकेलाइट। तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का यूं बोल दे संघनन बहुलक, क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते चले जाएंगे जब इसका निर्माण होगा। तो संघनन बहुलक भी है, और ये एक ताप दृढ़ बहुलक है। ताप दृढ़ वाला नाम आपको ढंग से याद रखना है एग्जाम में। ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जहाँ नाम आता है वहाँ बेकेलाइट और मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड का नाम आता है। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो बेकेलाइट इन दोनों के जुड़ने से बनता है, एक चीज ध्यान रखना है। अब जुड़ेंगे कैसे? देखो बेकेलाइट में दो संरचनाएं अलग अलग बनेंगी, कैसे बनेंगी हम यहाँ करेंगे। एक तो फिनोल का फॉर्मूला क्या है? इस तरह से बेंजीन पे लगा दे OH, ये तो है फिनोल, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, या मिला के लिखे तो इसे ऐसे लिखते हैं मिला के CH2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है ये फॉर्मेल्डिहाइड, और इन दोनों के संघनन से क्या बनेगा? बेकेलाइट का निर्माण। अब देखो कैसे बेकेलाइट का संघनन से निर्माण होगा वो थोड़ा देखना है। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड की फिनोल पर अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम है
यानी बेसिक यानी क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है ये, यानी बेसिक क्षारीय माध्यम में। और क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होने से अब देखो CH2O ग्रुप जो है ना ये फिनोल के ऑर्थो और पैरा समूह पर जुड़ जाता है, क्योंकि फिनोल जो होता है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, ऑर्थो पैरा दिष्टकारी, मतलब आने वाले समूह को अपने ऑर्थो और पैरा समूह पर जोड़ता है, जिसको बोलते हैं फिनोल की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये कौन से भाग पे होती है, ऑर्थो और पैरा पर। और फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन जो है ना इस रिएक्शन का नाम इसको होता है लेड्रर मानसे अभिक्रिया। लेड्रर इंग्लिश में नाम भी इसका यही है, लेड्रर मानसे अभिक्रिया, लेड्रर मानसे रिएक्शन बोलते हैं इसको। और लेड्रर मानसे अभिक्रिया के दौरान इस तरह से जुड़ जाएंगे ऐसे, ये फिनोल वाला ग्रुप है और इसके ऑर्थो जुड़ जाएगा CH2O। अब जुड़ा था ऐसे निकला था ऐसे यहां जुड़ गया CH2OH। यह पैरा पे जुड़ सकता है इस तरह से, ये पैरा पे जुड़ जाए। अब इसका नाम क्या है, अगर मान लो ये CH2OH ग्रुप नहीं होता तो इसका नाम क्या था, फिनोल। क्या नाम है, फिनोल। और अगर ये OH नहीं होता तो इसका नाम क्या होता, बेंजीन पर CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजिल एल्कोहल, ये बेंजिल एल्कोहल। अब इसके किस पोजीशन पर OH लगा है, ऑर्थो वाले पर, पास वाले पे, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी। इंग्लिश का नाम भी यही है, इंग्लिश वाले भी आप इसको इंग्लिश में लिख लो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। और इसका नाम क्या है, वही पैरा, पैरा पे हो गया ना OH, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल इसका नाम। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का निर्माण हो गया फिनोल पर फॉर्मेल्डिहाइड के जुड़ने से। अब देखो ये तो लेड्रर मानसे अभिक्रिया, इस प्रकार से बने हुए ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट जो है ना ये आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने से अब एक तो बेकेलाइट में ऑर्थो वाली पोजीशन वाले एक लंबी श्रृंखला में जुड़ते चले जाएं, और लंबी श्रृंखला में जुड़े तो एक रेखीय बहुलक का निर्माण करें ऐसे, देखो इस तरह से UOH, फिर यहाँ CH2OH, फिर दूसरा और इस तरह से OH और यहाँ CH2OH, फिर यहाँ तीसरा इसी प्रकार से OH और यहाँ CH2OH, ऐसे लंबी श्रृंखला में जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ेंगे। अब देखो हर एक कार्बन यानी ये सॉरी बेंजीन जो है, इस बेंजीन कोने पर क्या है कि CH सब पर, तो एक H है, तो इस H को मैं बाहर निकाल के दिखा दूं ऐसे H, ऐसे भी H, यहाँ भी ऐसे H, इस तरह से आगे। और यहाँ से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालता चला जाए, ऐसे जल कणु बाहर निकल जाए, इधर भी ऐसे आगे और निकल जाए, इधर भी H निकल जाए, और निकलने से एक इस प्रकार से रेखीय बहुलक का निर्माण हो जाए। देखो थोड़ा नीचे बना देता हूं इसको मैं, आगे बनेगा नहीं, देखो इस तरह से ये बेंजीन वाली रिंग है, ऐसी लंबी श्रृंखला में जुड़ती जा रही है, ये बेंजीन वाली रिंग है सारी, और सब पर क्या है OH, OH और OH। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या बच गया, CH2 बच गया दोनों बेंजीन के बीच, यहाँ बीच में क्या रह गया, एक CH2 यहाँ जुड़ गया, फिर यहाँ पर भी क्या रह गया CH2 ऐसे, फिर आगे भी इस प्रकार आगे से ऐसे आगे जुड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से एक रेखीय बहुलक का निर्माण होना। तो बहुलक जो बेकेलाइट बना है रेखीय वाला, इसका नाम इसको बोलते हैं नोवेलेक। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं नोवेलेक। तो बेकेलाइट का रेखीय रूप, और इस रेखीय रूप का नाम क्या है, इसको नोवेलेक कहा जाता है। तो ये नोवेलेक है, और ये फिर नोवेलेक वाली इकाइयां जो है ना, ये इकाइयां आपस में क्रॉस बॉन्ड से जुड़ जाए, और क्रॉस बॉन्ड से जुड़ने से क्या है, एक त्रियक बंध बहुलक का निर्माण हो जाए। इधर से बढ़ा देता हूं इसको मैं, देखो एक बार इस तरह से, इसको पूरे को बनाना चाहो तो बना सकते हो ऐसे। क्रॉस बॉन्ड कैसे बनेगा, इस तरह से, OH CH2OH, दूसरा ऐसे OH, फिर वापस CH2OH, फिर ऐसे ही तीसरा,
जुड़ता चला जाए यूँ। OH इसको मिटा देता हूँ मैं, उतार लिया होगा आपने, और यहाँ CH2OH। ऐसे ही फिर इकाइयाँ नीचे भी तो ऐसे, ये इकाइयाँ इस तरह से, यहाँ पर OH, और जैसे ये मान लो पैरा वाला भाग है CH2OH, इस तरह से, फिर इस तरह से ही यहाँ CH2OH, फिर यहाँ CH2OH, OH। हो सकता है कि ऑर्थो पैरा बने साथ में, ऑर्थो दोनों मिला के जुड़ जाए, ऑर्थो पे लग जाए और पैरा पे भी जुड़ सकता है। अगर ऐसे कर दें कि दोनों जुड़ा हो, मान लो CH2OH ऐसे, ये भी हो सकता है कि CH2OH है दोनों भाग पे जुड़ा हुआ ऐसे, तो CH2OH ऐसे जुड़ सकता है, दोनों भाग पे जुड़ सकता है, और दोनों भी जुड़ेगा तो अब देखो किस प्रकार से निर्माण हुआ, यूं। अब प्रत्येक इसके ऊपर H है इस तरह से, H, यहाँ भी H, यहाँ पर भी क्या है ऐसे H है, पीछे भी मैंने किया था इस तरह से, आगे भी इधर भी H, इसके अंदर है, यहाँ पर भी क्या है ऐसे H है, यहाँ पर भी H है, इधर भी ऐसे H वाली इकाई है। यहाँ से क्या निकाल दे, वाटर मॉलिक्यूल H2O, H2O, फिर H2O, इधर से भी क्या निकाल दिया H2O, H2O, इधर भी निकल जाएगा आगे H2O, इधर यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी क्या निकल गया H2O, इस प्रकार से H2O, इधर भी H, इधर भी OH निकल जाएगा बाहर, इस प्रकार से। और सभी जल निकालने के बाद बचे हुए भाग को हम जोड़ दे, जोड़ोगे तो इस प्रकार से एक त्रियक बंद बहुलक बन जाएगा। इसको मिटा देता हूं मैं, रेखीय वाला आपने उतार लिया होगा ये। अब देखो इसकी संरचना बनाएं, जिससे क्या त्रियक बंद बहुलक बेकेलाइट का निर्माण हो जाएगा। और बेकेलाइट का निर्माण जो होगा ना, अब देखो यू बेंजीन वाला भाग ये है, इसके ऊपर क्या है एक OH, दूसरा बेंजीन वाला भाग जिस पर एक OH यानी फिनोल हो गया, फिर तीसरा यूं एक बना दे फिनोल, ऐसे आगे लिखते चले जाए लंबी श्रृंखला में। अब इधर भी क्या हो गया, H निकल गया तो बंद इधर बन रहा है, फिर बीच में क्या रह गया एक CH2 रह गया ना, तो CH2 फिर यह बंद बन गया, फिर वापस क्या रह गया CH2, फिर बंद बन गया, फिर आगे बंद बना देगा ऐसे CH2, फिर आगे बंद बना देगा ऐसे इस तरह से। तो नीचे कर दें इसको, आगे जुड़ जाएगा जाके। इसमें नीचे वाली इकाइयां, नीचे क्या है OH फिनोल वाला भाग, फिर इसके अंदर भी नीचे OH यानी फिनोल वाला भाग, फिर नीचे भी क्या है OH, ये भी क्या हो गया फिनोल वाला भाग, बीच में क्या रह गया यहाँ CH2 जुड़ गया, फिर यहाँ CH2 जुड़ गया, फिर यहाँ CH2 जुड़ जाएगा आगे, यहाँ पर आगे जुड़ रहा है ऐसे। फिर यहाँ पर देखो इनके बीच क्या रह गया CH2 इस तरह से, इनके बीच क्या रह गया यूं CH2 इस तरह से, इनके बीच क्या रह गया यूं CH2 इस प्रकार से, आगे जुड़ते चले जाए इस प्रकार से। बीच में क्या बन गया ये बन गया CH2 के साथ में क्या क्रॉस बॉन्ड बन गया, ये क्रॉस बॉन्ड यानी त्रियक बंध। और क्रॉस बॉन्ड बनने से ये बहुलक की प्रत्यास्थता यानी बहुलक की हार्डनेस यानी बहुलक की ताप के प्रति यानी दृढ़ता बहुत अधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसको ताप दृढ़ बहुलक। ये किसका निर्माण हो गया, ये क्या बन गया बेकेलाइट, ये बन गया बेकेलाइट, ये बेकेलाइट का निर्माण हो गया। तो बेकेलाइट किस किस के मिलने से बना है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के मिलने से, इनके संघनन से क्या है ताप दृढ़ यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुलक का यानी बेकेलाइट का निर्माण होता है। तो ये आपको दोनों इकाइयों के नाम और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बनाने की अभिक्रिया को, इसको लेड्रर मानस्य अभिक्रिया भी कहा जाता है। केमिस्ट्री में इसको लेड्रर मानस्य अभिक्रिया बोलते हैं इस बेकेलाइट के निर्माण की क्रियाविधि को। तो एक तो यानी नाइलॉन 66 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, फिर नाइलॉन 610 हो गया, एक टेरिलिन या डेकरोन हो गया, एक क्या हो गया बेकेलाइट हो गया। और इसके अलावा पीछे हमने 8-10 बहुलक अलग से पढ़े हैं, उनके आपको नाम याद रखने हैं और उनकी इकाइयों के नाम हमने लिखे। उसके बाद
कुछ थोड़ी सी हम आगे अलग से पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर उसमें अलग से आएगा। थोड़ा आप बता देता हूँ मैं, एक इसको आप नोट कर सकते हो कि किस बहुलक की इकाई का नाम क्या है। अब देखो स्टार्च नाम आ जाए तो याद रखना है अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, यानी पॉलीमर। अल्फा डी ग्लूकोज इसकी मोनोमर या एकल इकाई का नाम है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है स्टार्च। उसके बाद सेलुलोज, ये भी ग्लूकोज का लेकिन बीटा डी ग्लूकोज है, तो बीटा डी ग्लूकोज का यानी समबहुलक होमोपॉलीमर या युगात ये संघनन बहुलक, जल के अणु बाहर निकलते चले जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं सेलुलोज। तो सेलुलोज का निर्माण बीटा डी ग्लूकोज से होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो अम्ल से। तो एमिनो अम्ल के जुड़ने से क्या प्रोटीन का निर्माण, तो एमिनो अम्ल का बहुलक है प्रोटीन। तो प्रोटीन की इकाई का नाम क्या है, मोनोमर क्या है, एमिनो एसिड। ये 2-3 नाम आपको अलग से और याद रखने। तो ये तो क्या है बहुलक, इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखने हैं, ये 10-15 एग्जाम्पल हो गए जो आपको ढंग से याद रखने। इनकी इकाइयों के नाम एग्जाम में अधिकतर इनकी इकाइयों के नाम पूछते हैं, किस बहुलक की इकाई का नाम या किस किस के जुड़ने से इस बहुलक का निर्माण हुआ है, कौन सा ताप दृढ़ थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। तो आप सुनने में वो एग्जाम्पल आपको पीछे लिखवाए हैं, वो थोड़े याद रखनी। इसके बाद देखो अगला टॉपिक, और अगले टॉपिक में बहुलक में एक लिखो आप, यानी कुछ बहुलक जो है ना, जैसे हम देखते पॉलीथीन है, अगर आप पॉलीथीन है उस पॉलीथीन को आप कहीं पर भी मिट्टी वगैरह में दबा दो, दबाने के बाद कुछ दिन बाद निकालोगे तो वैसे की वैसी बाहर निकल जाएगी वो। या कोई प्लास्टिक, देखिए बेकेलाइट है, इस बेकेलाइट को आप मिट्टी में दबा दो, कुछ दिनों बाद वापस निकालोगे तो वैसे के वैसा बाहर निकल जाएगा। या फिर किसी व्यक्ति या मनुष्य को या जानवर को मार के आप मिट्टी में दबा दो, कुछ दिन बाहर निकालो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा ये। तो मतलब कुछ बहुलक जो है वो क्या है, उनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन हो जाता है। सूक्ष्म जीव उनको तोड़ देते हैं, तोड़कर वापस के मिट्टी मिलाकर उसको वापस बायोलॉजिकल साइकिल के अंदर वापस उसको प्रवेश करवा देते हैं। तो उनको बोलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अपमार्जक बोलते हैं उनको। तो छोटे जीव जो है ना, उनको क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं। तो जिन बहुलकों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकरण, बायोडिग्रेड हो जाए, मतलब टूट जाए, तो सूक्ष्म जीवों से टूट जाए, उनको बोलते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक, यानी जीवों के द्वारा छोटे या निम्न मतलब टूटने वाले बहुलक। जैसे मनुष्य है, क्यों टूटा, उसमें क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है, जैव निम्नीकृत बहुलक है, वापस के एमिनो अम्ल CO2 और अमोनिया के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसका सूक्ष्म जीवों से निम्नीकरण हो रहा है, वो जैव निम्नीकृत बहुलक। और एक जैसे आपने डाले पॉलीमर, पॉलीमर में क्या, जैसे पॉलीथीन डाला या कहते बेकेलाइट डाला, उनको अगर आपने मिट्टी में डालने के बाद देखा कि उसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकरण नहीं होता, जिनका निम्नीकरण नहीं होता उनको बोलते जैव अनिम्नीकृत बहुलक या अजैव निम्नीकृत बहुलक बोलते हैं। इसका मतलब उनका सूक्ष्म जीवों से निम्नीकरण नहीं होता। तो यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक है, एक तो जैव निम्नीकृत बहुलक कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, और एक जैव अनिम्नीकृत बहुलक कौन से, उनके एग्जाम्पल हमें अलग से याद रखने हैं। देखो दोनों के लिए छोटी सी एक टेबल बना लो आप, इस टेबल में डिस्कस करेंगे। एक तो क्या है, जैव निम्नीकृत बायो डिग्रेडेबल, और एक का नाम क्या है, नॉन बायो अजैव निम्नीकृत बहुलक। अजैव निम्नीकृत नॉन बायो डिग्रेडेबल। अब देखो जैव निम्नीकृत और जैव अनिम्नीकृत में पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे कि इन बहुलकों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, अर्थात इनका निम्नीकरण कर दिया जाता है। और उनको जैव निम्नीकृत बहुलक कहा जाता है। ये पॉइंट आप लिख लो साथ में। और इसमें दूसरे में कि इन बहुलकों का
इन बहुलकों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे भागों में नहीं तोड़ा जाता। है अर्थात सेम वही है, वहां तोड़ा जाता है, यहां तोड़ा नहीं जाता है। अर्थात इनका निम्नीकरण हो रहा है, इनका निम्नीकरण नहीं होता। अर्थात इनका निम्नीकरण नहीं किया जा सकता। इन्हें अजैव निम्नीकृत बहुलक कहा जाता है, ये याद रखना है। तो छोटे जीवों से टूट जाए वो तो जैव निम्नीकृत, छोटे जीवों से नहीं टूटे वो जैव अनिम्नीकृत या अजैव निम्नीकृत कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें टॉपिक में कि जैव निम्नीकृत कौन से और जैव निम्नीकृत कौन से नहीं है। अब देखो जैव निम्नीकृत में एक तो प्राकृतिक बहुलक सारे क्या है, जैव निम्नीकृत होते हैं। नेचुरल पॉलीमर, ध्यान रखना ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर सारे क्या होते हैं, जैव निम्नीकृत होते हैं। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन लिख लो आप इंग्लिश में, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन सबको इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में ऐसे नाम है। न्यूक्लिक अम्ल, ये भी क्या है, जैव निम्नीकृत के अंदर आता है न्यूक्लिक अम्ल। ग्लाइकोजन, ये भी किस में आता है, जैव निम्नीकृत में आता है। इसके अलावा PGA, आगे अलग से पढ़ेंगे इसको, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये भी जैव निम्नीकृत के अंदर आता है ना। पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, पॉलीलैक्टिक अम्ल, और ये पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, जिससे क्या है टांके लगाते हैं ना, और घाव लगने में टांके लगाने के बाद वो टांके वापस खोलने की आवश्यकता नहीं होती, धीरे धीरे सड़ जाते हैं, बोलते हैं सड़ जाते हैं, अपने आप गल जाते हैं। वो PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और एक पॉलीलैक्टिक एसिड, ये भी कौन से हैं, जैव निम्नीकृत। एक है PHBV, ये अलग से इसमें बताएंगे आपको एक नाम, PHBV, और PHBV है ना, ये भी जैव निम्नीकृत बहुलक है। और PHBV का पूरा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये लिखना आप अलग से। PHBV का पूरा नाम एग्जाम में बहुत बार आता है, इसका पूरा नाम क्या है, और पूरा नाम क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, पॉलीहाइड्रोक्सी। इसका इंग्लिश का नाम भी ऐसे लिख रहा है, हिंदी में लिखना पॉलीहाइड्रोक्सी लिख लो चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो ये इसका पूरा नाम है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ये किसका नाम है, PHBV का पूरा नाम, जो कि जैव निम्नीकृत। अब देखो ये प्राकृतिक नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये सिंथेटिक, ये संश्लेषित बहुलक है, ये संश्लेषित। तो संश्लेषित है फिर भी ये क्या जैव निम्नीकृत है, वो किसका एग्जांपल है, PHBV। याद रखना, संश्लेषित होते हुए भी जैव निम्नीकृत है PHBV। और ये किसके मिलने से, इसकी यूनिट का नाम क्या है, एकल इकाइयों के नाम। तब ध्यान रखना है, इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। इन इकाइयों के जुड़ने से क्या बनता है, PHBV का निर्माण। तो ध्यान रखना, PHBV संश्लेषित बहुलक है, फिर भी जैव निम्नीकृत है, और इसकी इकाइयों के नाम और इसकी पूरा नाम, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट पूरा नाम, और इसकी इकाइयों के नाम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल,
+3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? PHBV का निर्माण। ये सारे क्या है? जैव निम्नीकृत बहुलक है। एग्जाम्पल याद रखने हैं। इधर अजैव निम्नीकृत बहुलक जिनका निम्नीकरण नहीं होता, इसमें सारे संश्लेषित बहुलक सारे इसमें आएंगे। संश्लेषित सिंथेटिक पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक इसमें आएंगे सारे, जितने भी आपने पढ़े हैं पीछे, पॉलीथीन है ना, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इसके अंदर आएगा। इसी प्रकार से PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PAN पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल, इसी प्रकार से ब्यूना S नियोप्रीन रबड़ है। नाइलॉन सारे इसमें आएंगे, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 610, ये तीनों इसके अंदर आएंगे। टेरिलीन जिसको बोलते हैं डेक्रोन, ये भी इसके अंदर आएगा। बेकेलाइट ये भी किस में आएगा? ये भी अजैव निम्नीकृत बहुलक के अंदर आएगा। तो एक तो आपको जैव निम्नीकृत और एक अजैव निम्नीकृत बहुलक है क्या, या दोनों में एक अंतर आ जाए, अंतर क्या है तब भी आप अंतर बता सकते हो। दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैव निम्नीकृत और ये अजैव निम्नीकृत बहुलक के उदाहरण क्या है वो एग्जाम्पल याद रखो। ये एक तो ये टॉपिक थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद इसी चैप्टर में एक थोड़ा सा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, और वो है, एक तो है कि बहुलक का अणुभार जो है वो किस प्रकार से निकालें। और बहुलक का अणुभार है ना, वो निकालने की इसमें 2 मेथड है, 2 प्रकार से निकालते हैं। 2 प्रकार से निकालेंगे ना, तो दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सूत्र में क्या याद रखोगे? देखो नीचे इसमें अगला एक हेडिंग लिखो, और हेडिंग में क्या लिखोगे? बहुलक का अणुभार, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। एक तो बहुलक का अणुभार, बहुलक का अणुभार, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। और अणुभार है इसके 2 प्रकार है अणुभार में। एक तो है संख्या औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार, जिसको लिखते हैं ऐसे MN ऐसे बार, है ना, ये है ना संख्या औसत अणुभार। M मतलब मास अणुभार, N मतलब नंबर, बार मतलब औसत। तो संख्या औसत अणुभार MN बार। और एक होता है भार औसत अणुभार, भार औसत अणुभार। अब भार मतलब W वेट, और N की जगह W आ जाएगा बस, MW बार, भार औसत अणुभार। तो ये 2 प्रकार है, संख्या औसत, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, और वेट एवरेज मोलिकुलर मास। ये 2 प्रकार है। दोनों के आपको फॉर्मूले याद रखने, सूत्र। और देखो सूत्र में संख्या औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऐसे MN बार बराबर क्या लिखोगे? ऐसे सबका योग करें, MI सभी अणुभार है, जितने भी अणु की संख्या दे रखी है उनका अणुभार, गुणा कितनी संख्या दे रखी है उन संख्या से गुणा कर देंगे, बटे नीचे कुल संख्या का दे देंगे भाग MI। ये तो है संख्या औसत के लिए फॉर्मूला। और भार औसत का निकाले फॉर्मूला ना थोड़ा चेंज करना बस, MW बार बराबर क्या करोगे? सम लगा के ऐसे, और MI का स्क्वायर कर देंगे, बाकी NI, बटे नीचे सम करके MI NI का दे देंगे भाग। MI मतलब कुल अणुभार, NI मतलब कुल अणुओं की संख्या, ध्यान रखना। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, संख्या औसत का और भार औसत अणुभार का फॉर्मूला, दोनों याद रखने हैं। अब देखो एग्जाम में कई बार इस पे लिखता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में क्या आता है? ऐसे लिख देते हैं ऐसे कई बार कि किसी बहुलक में A प्रकार के अणु हैं जिनकी संख्या यानी 10 है, और प्रत्येक अणु का अणुभार है कह दिया 10,000, अणुभार प्रत्येक का 10,000 है कह दिया। दूसरा पॉइंट इसमें इसी प्रश्न में कि दूसरे अणु है B प्रकार के अणु जिनकी संख्या है 20, और प्रत्येक अणु का अणुभार कितना है? 20,000 है। C प्रकार है,
सी प्रकार के लिए अणुओं की संख्या 30 और प्रत्येक अणु का अणुभार 30,000 है। तो इस से बनने वाले बहुलक का संख्या औसत अनुभार और भार औसत अनुभार का मान बताइए। अब करना क्या आपको, अगर भार संख्या औसत निकालना है ना, एम एन बार बराबर कुल संख्या निकालनी है समेशन। अब एम एन, अब देखो पहले ए वाला ले ले, ए वाले का अणुभार कितना है 10,000, कुल अणु कितने हैं 10, प्लस बी वाले का अणुभार कितना है 20,000, कुल अणु कितने हैं 20, तो ये तो है ना एम आई एन आई ये, प्लस सी वाले का अणुभार 30,000, कुल अणु कितने हैं इसमें 30, बटे कुल अणुओं की संख्या, कुल अणु कितने हैं 10 20 30, कुल कितने होंगे 10 और 20 30 और 30 60, कुल अणु कितना है 60 आ गए। इनको गुणा करो, इनको गुणा करो, इनका गुणा करो, सबको जोड़ दो, जोड़ के 60 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा एम एन आई। ये संख्या औसत अनुभार का फॉर्मूले का उत्तर आ जाएगा। तो ये निकालना है। इधर वाले में क्या निकालोगे ऐसे भार औसत अनुभार में, अब देखो पहले ए वाले अणुओं का अणुभार 10,000, इसका स्क्वायर करें, ठीक है ना, स्क्वायर गुणा फिर कितने अणु है 10 है, प्लस फिर बी वाले अणु कितने हैं अणुभार 20,000, 20,000 का स्क्वायर गुणा कितने हैं 20 अणु है, प्लस सी वाले अणु कितने हैं अणुभार 30,000 का स्क्वायर गुणा कितने अणु है 30 से गुणा करें, बटे फिर नीचे एम आई एन आई क्या करोगे, पहले 10,000, अब ऊपर वाला वो वाला लिखा ना वैसे ही यहाँ लिख देंगे 10,000 गुणा 10 प्लस 20,000 गुणा 20 प्लस 30,000 गुणा 30। अब ऊपर वाला मान सबका स्क्वायर करके 10 से गुणा कर दो, इसको 20 से, इसको 30 से गुणा करके जो उत्तर है जोड़ दो सबको, नीचे वाले में गुणा करके सबको जोड़ दो, फिर भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा एम डब्ल्यू बार का मान आ जाएगा, भार औसत अनुभार का मान आ जाएगा। तो किसी बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की दो विधि है, दोनों के फॉर्मूला याद रखो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिकतर फॉर्मूला लिखा हुआ आता है, संख्या औसत का फॉर्मूला और भार औसत का फॉर्मूला याद रखना है। ये एक तो ये पॉइंट याद रखना है, और न्यूमेरिकल आए तो ऐसे लिखा हुआ आ जाए ना, तो इसमें आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए, रख के गुणा भाग करना, कुछ नहीं करना, बस गुणा और भाग और जोड़, तीन चीजें। अब देखो इसी चीज में यानी संख्या औसत अनुभार और भार औसत अनुभार है, इसके अंदर एक भी चीज और है साथ में, ये नाम लिखा होता है PDI। क्या नाम है PDI, इसको बोलते हैं पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं बहुप्रक्षेपण घातांक, बहुप्रक्षेपण घातांक, बहुप्रक्षेपण घातांक बोलते हैं PDI। और PDI का फॉर्मूला क्या होता है, बहुप्रक्षेपण घातांक निकालने का फॉर्मूला क्या है कि भार औसत अणुभार है ना, इसमें संख्या औसत अणुभार का देते भाग, दोनों का भाग देते। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी PDI की, यानी बहुप्रक्षेपण घातांक या पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे कि भार औसत अणुभार व संख्या औसत अणुभार का अनुपात क्या कहलाता है, पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स यानी बहुप्रक्षेपण घातांक कहलाता है। ये पॉइंट याद रखना है। और ध्यान रखना प्राकृतिक बहुलक के लिए PDI का मान, नेचुरल पॉलीमर है ना, प्राकृतिक बहुलक के लिए PDI का मान कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखना। ये प्राकृतिक बहुलक के लिए PDI का मान 1 होता है, क्यों, इसका मतलब प्राकृतिक बहुलक के लिए भार औसत अणुभार व संख्या औसत अणुभार का मान हमेशा क्या आता है, दोनों का मान बराबर प्राप्त होता है, इसलिए दोनों का मान क्या आता है, यानी 1 मान आ रहा है दोनों का औसत, दोनों का अनुपात जो है वो 1 आ रहा है। इसका अर्थ हो गया कि प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, एकल प्रक्षेपी होते हैं, लेकिन बहुप्रक्षेपण घातांक जिसे बोलते हैं एकल प्रक्षेपी, तो प्राकृतिक बहुलक एकल प्रक्षेपी होते हैं। संश्लेषित बहुलक के लिए PDI का मान 1 से ज्यादा आता है,
संश्लेषित जो है ना उनके लिए पीडीआई का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब संश्लेषित बहुलक के लिए भार औसत अणुभार का मान संख्या औसत अणुभार से अधिक प्राप्त होता है। तो आप यूँ लिख सकते हो कि प्राकृतिक बहुलक के लिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि प्राकृतिक बहुलक के लिए तो क्या होता है, भार औसत अणुभार बराबर क्या होता है, संख्या औसत अणुभार के बराबर होता है। और संश्लेषित बहुलक जो है ना, संश्लेषित बहुलक उनके लिए भार औसत अणुभार का मान ज्यादा होता है, किससे, संख्या औसत अणुभार से क्या होता है, ज्यादा प्राप्त होता है। चलो ये तो था हमारा बहुलक। बहुलक हमने क्या क्या पढ़ा, देखो 4 मेन पॉइंट कौन कौन याद रखने। एक तो आपको याद रखना है सबसे पहले बहुलक का मीनिंग क्या, पॉलीमर का अर्थ। उसके बाद क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ा हमने बहुलक का। उस वर्गीकरण के बाद कौन कौन से बहुलक उसमें हमने पढ़ा है। पहले प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ पढ़ा है, किससे बनता है, उसकी संरचना है। फिर रबड़ का वल्कनीकरण, वोल्कलाइजेशन ऑफ नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किया है। उसके बाद सिंथेटिक रबड़ यानी संश्लेषित रबड़ हमने पढ़ा अलग से। उसमें ब्यूनाइन, ब्यूनाइस, नियोप्रीन रबड़ के बारे में किस किस से मिलने से बनता है वो हमने इसमें किया है। उसके बाद हमने मुख्य मेन जो है ना पॉलीमर, उनकी इकाइयों और उनकी संरचना का नाम हमने पढ़ा है, किस प्रकार से उनकी संरचना आपको याद रखनी है वो अलग से। और उसके बाद हमने लास्ट में लिखा है कि जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत बहुलक कौन से, उनकी किस प्रकार से याद रखना है। और लास्ट में उनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और लास्ट में फिर हमने किया है कि यानी बहुलक का अणुभार, और अणुभार के अंदर हमने पढ़ा है ये 2 प्रकार के अणुभार, संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार हमने पढ़ा है। उनमें फॉर्मूला याद रखने हैं और दोनों में न्यूमेरिकल याद करने का तरीका क्या वो किया है। फिर हमने एक पढ़ा है पीडीआई, पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स, बहुपरिक्षेपण घातांक। तो भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार का अनुपात कहलाता है पीडीआई। और पीडीआई के लिए प्राकृतिक बहुलक के लिए इसका मान 1, संश्लेषित के लिए इसका मान क्या था 1 से ज्यादा आता है पीडीआई का मान। यहाँ तक है आपके पॉलीमर यानी बहुलक वाला चैप्टर। और थोड़ा सा इसमें आप अगर इंक्लूड करना चाहो तो इसमें एक बात और याद कर लेना कि बहुलक निर्माण की क्रियाविधि इसको होता है बहुलीकरण। बहुलीकरण जो होता है ना वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है योगात्मक बहुलीकरण और एक होता है संघनन बहुलीकरण। संघनन में सीधा जुड़ते हैं, जल या अमोनिया या एल्कोहल के छोटे अणु बाहर निकलते चले जाएंगे, जैसे नायलॉन 66 का निर्माण किया तो वो संघनन बहुलीकरण था। लेकिन योगात्मक बहुलीकरण उसमें 2 प्रकार की क्रियाविधि है। एक तो है उसमें आयनिक क्रियाविधि, आयनिक मैकेनिज्म। एक होता है मुक्त मूलक क्रियाविधि यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक। और आयनिक क्रियाविधि के 2 पार्ट है, एक धनायनिक कैटायनिक मैकेनिज्म धनायनिक, और एक एनायनिक यानी ऋणायनिक क्रियाविधि, और लास्ट में एक मुक्त मूलक है। इसका मतलब इधर वाले योगात्मक बहुलीकरण में 3 है, धनायनिक क्रियाविधि, कैटायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक क्रियाविधि यानी ऋणायनिक क्रियाविधि जिसको एनायनिक मैकेनिज्म बोलते हैं। तीसरा मुक्त मूलक क्रियाविधि यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 3 ये और एक संघनन बहुलीकरण अलग है। और धनायनिक, ऋणायनिक और मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल, ये तीनों मैकेनिज्म वो हमेशा 3 स्टेप में पूरी होती है, जिसको श्रृंखला प्रारंभिक पद, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, श्रृंखला संचरण पद, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और लास्ट में श्रृंखला समाप्ति पद, चेन टर्मिनेटिंग स्टेज। 3 पदों में तीनों ही है ना, चाहे ऋणायनिक हो, चाहे धनायनिक हो, चाहे मुक्त मूलक, तीनों ही कहते हैं 3 पदों में संपूर्ण। 3 पदों के आपको नाम याद रखने हैं बस। उसके बाद आपका ये पॉलीमर वाला पॉइंट पूरा हो गया। ये थोड़ा सा आपको पॉलीमर के बारे में हमने यहाँ पॉलीमर पार्ट 1, 2, 3 3 पार्टों में पूरा किया है। ये तीनों पार्ट आप पूरा याद रखो। ठीक है, धन्यवाद। आगे फिर हम शुरू करेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।